हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रेया है और आज का हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इन 1911, Rutherford and co-worker Hans and Ernest Marsden initiate a series of groundbreaking experiments that would completely change the acceptance of model of atom। रदरफोर्ड ने एक 1911 में एक एक्सपेरिमेंट दिया, जो कि एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि उसने जो थॉमसन्स के जो ड्रॉबैक्स थे उसको क्लियर करके एक नया सिचुएशन क्रिएट किया या फिर एक नया पर्सपेक्टिव शो किया एटम को लेकर। ये है हमारा एटम का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें कि रदरफोर्ड ने एक डिडक्टिंग स्क्रीन ली, जो कि ये है आपके। इसमें एक छोटा सा होल रखा और ये एक आपका ग्लास का क्यूब है जो कि बॉक्स है। इसके अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है। इससे अल्फ़ा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट कराया और इन्होंने क्या देखा कि कुछ पार्टिकल्स जो थे वो कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रहे थे, जो मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी नहीं बता रही हूँ। जो अल्फ़ा पार्टिकल के ऑब्जर्वेशंस इन्होंने किए, उसके थ्रू इन्होंने अपने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। सबसे पहले हम इनके जो एजम्पशंस थे हम उनको देख लेते हैं और ये स्ट्रक्चर क्या है ये हम समझ लेते हैं। ऑब्जर्वेशन: अ मेजर फ्रैक्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्डेड टुवर्ड द गोल्ड शीट। जो मेजर फ्रैक्शन था अल्फ़ा पार्टिकल का, वो गोल्ड शीट की तरफ बम्बार्ड किया। अब आप पीछे इधर देखो ज़रा एक बार, ये थी गोल्ड शीट जिस पर कि अल्फ़ा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराया था। किसके बेस पर? रेडियो एक्टिव पार्टिकल से। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अ मेजर फ्रैक्शन ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्डेड टुवर्ड द gold sheet pass through it without any deflection and hence most of the space in the atom is empty। तो इन्होंने क्या देखा कि जो पार्टिकल थे ना वो बिना डिफ्लेक्शन के सीधे गुजर गए। तो उससे इन्हें ये समझ में आ गया कि जो अल्फ़ा शीट है उसमें काफ़ी स्पेस जो है एटम का वो एम्प्टी है, जिसकी वजह से अल्फ़ा पार्टिकल्स डायरेक्ट सीधे निकल गए। नेक्स्ट है, सम ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द gold sheet by very small angle and hence the positive charge in an atom is not uniformly distributed। The positive charge in the atom is concentrated in a very small volume, जिसको कि हमने न्यूक्लियस भी बोला है। इसमें इन्होंने क्या बताया ना कि हमारा से अगर आपका अल्फ़ा पार्टिकल आ रहा है तो वो एक हल्के से एंगल पर डिफ्लेक्ट हुआ, तो इससे ये पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो एक सिंपल से एक छोटे से एरिया में प्रेजेंट है। ये नहीं कि पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि थॉमसन का आप ध्यान करो, थॉमसन ने क्या बोला था कि जैसे तरबूज का रेड वाला पार्ट होता है वो पॉजिटिव है, उसके अंदर जो बीच है वो निगेटिव पार्ट है। तो थॉमसन ने ये बताया था कि पूरा आपका जो एटम है ना वो पूरा पॉजिटिव है, चार्ज है, जबकि इन्होंने क्लियर किया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक छोटे से एरिया में पॉजिटिव चार्ज है, ना कि पूरे में एम्बेडेड है। नेक्स्ट है, the very few of the particle were deflected back। very few particle were deflected back, that is not only few alpha particle, nearly 180 angle of deflection, so the volume occupied by the positive charge particle in an atom is very small as compared to the local volume of an atom। इन्होंने क्या देखा कि कुछ पार्टिकल्स जो थे वो 180 डिग्री पर एकदम वापस लौट गए और इससे ये कंफर्म हुआ कि एक ऐसा एरिया है एटम के अंदर जो बहुत सॉलिड है, फिर बहुत ज़्यादा हैवी है, जिससे अल्फ़ा पार्टिकल टकराकर क्रॉस नहीं कर पाए, वापस लौट आए। ठीक है, तो ये थे हमारे ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट आप देखिए, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन द एबव ऑब्जर्वेशन, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड कंक्लूजन, रदरफोर्ड प्रपोज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स। According to Rutherford atomic model, the positive charge particle of the most of mass of an atom was concentrated in extremely small volume। इन्होंने क्या बोला कि जो
पॉजिटिव चार्ज है ना वो बहुत छोटे से एरिया में है, किसमें, पूरे एटम के अंदर। ही कॉल्ड दिस रीजन ऑफ एन एटम न्यूक्लियस। उन्होंने इस पॉजिटिव चार्ज एरिया को न्यूक्लियस बोला। अच्छा, न्यूक्लियस पॉजिटिव क्यों होता है? बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ चार्जेस ऑफ प्रोटॉन। जो प्रोटॉन पर चार्जेस होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव और न्यूट्रॉन्स पर होते हैं न्यूट्रल। तो फाइनली जो हमारा न्यूक्लियस है वो प्योरली पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट है रदरफोर्ड मॉडल प्रपोज दैट नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन सराउंडेड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब इन्होंने बोला कि जो हमारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं ना वो न्यूक्लियस के चारों तरफ सराउंडेड होते हैं, ठीक है। ऑल्सो ही क्लेम दैट Also he claimed that the electrons surrounded the nucleus revolved around it with very high spin in the circular path. He named this path as orbit. इन्होंने कहा जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना ये न्यूक्लियस के चारों ओर अपने ही एक्सिस पर घूम रहे होते हैं, बहुत तेज़ी से स्पिन कर रहे होते हैं और सर्कुलरली घूम रहे होते हैं। मतलब यहाँ पर तो घूम ही रहे होते हैं। जैसे कि हम इस सिंपल वे में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में होता है ना कि जो हमारे जितने भी ग्रह हैं वो खुद के एक्सिस पर तो घूम ही रहे होते हैं बट एक सर्कुलर पाथ पर भी घूम रहे होते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। और उसको भी जिस पाथ पर वो घूम रहे होते हैं उसको ऑर्बिट बोलते हैं और यहाँ पर भी ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। Electrons being negatively charged and nucleus being a very densely concentrated mass of positive charge particle are held together by a very strong electrostatic force of attraction। अरे भाई ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं। तो उसी के बेसिस पर उन्होंने ये बात बोली कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जो जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज है, तो वो जो सराउंड में जो बंधे हुए हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बंधे हुए हैं और रोटेट कर रहे हैं। अब देखो आप लिमिटेशंस। रदरफोर्ड प्रपोज दैट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द फिक्स्ड ऑर्बिट पाथ। रदरफोर्ड ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं और उन्हें उस पाथ को ऑर्बिट बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो फिज़िक्स में मैक्सवेल का इलेक्ट्रोडायनेमिक्स लॉ है उसके हिसाब से क्या है कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है ना, मतलब कि इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस देते हैं, इमिट करते हैं। और इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियर शुड इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब मैक्सवेल ने बोला कि जो चार्ज पार्टिकल हैं वो एक्सेलरेटेड अगर होते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस देते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी तो चार्ज पार्टिकल हैं और वो भी घूम रहे हैं, तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकालेंगे। और जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकालेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उनकी एनर्जी कम हो जाएगी और वो टोटली श्रिंक होकर न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। ऐसा होना चाहिए, ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। वही चीज़ लिखी है, द रेडिएशन वुड कैरी energy from the motion of electrons which would come to the cost of shrinking of orbit। इससे क्या होगा, ऑर्बिट श्रिंक होती जाएगी, क्यों, ऑर्बिट की एनर्जी कम होती जा रही है। अल्टीमेटली द इलेक्ट्रॉन वुड कोलैप्स इन द न्यूक्लियस। फाइनली क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कोलैप्स हो जाएगा, किस में, न्यूक्लियस में। बट डू नॉट लाइक दिस, ऐसा नहीं होता है। सो द रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। और इस तरह से रदरफोर्ड जो स्टेबिलिटी है एटम की वो एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल नहीं रहे थे। नेक्स्ट है नंबर 2 पॉइंट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट। ये लाइन स्पेक्ट्रा जो होता है ना, बामर पाशन वगैरह आपने पढ़े होंगे, हाइड्रोजन के होते हैं ना, 5 सीरीज होती हैं, उन्हें एक्सप्लेन करने में भी सक्षम नहीं रहे थे। अच्छा देखो, अभी आप आगे पढ़ोगे, उसमें क्या है ना कि हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ठीक है,
तो क्या करेगा, एनर्जी को गेन करेगा। बट जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जाएगा तो लॉस करेगा। इसमें भी स्पेक्ट्रास बनते हैं, उसको भी ये शो नहीं कर पाया। कौन, रदरफोर्ड का मॉडल। इट कुड नॉट एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था ये इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को और एनर्जीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ये भी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल नहीं बता पाया। इस तरह से इसमें कुछ कमियां थी जो कि आगे चलकर बोहर एटॉमिक मॉडल ने क्लियर की। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा बोहर एटॉमिक मॉडल। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, बाय।